हेलो दोस्तों, वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो दोस्तों आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है आपका गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। ठीक है, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो कौन थे वो? चरक, ब्रह्मगुप्त, बराहमिहिर या आर्यभट्ट। तो दोस्तों वो थे हमारे आर्यभट्ट जी। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, आर्यभट्ट जी ने जो है प्राचीन भारत के महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे जिन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में क्या किया? महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? ठीक है, इनमें से कौन जो है राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? ऑप्शन दिया गया है आनंद भट्ट, बल्लाल, जयचंद्र या बाणभट्ट। ठीक है, क्या बोला है? आनंद भट्ट, बल्लाल, जयचंद्र या बाणभट्ट। तो दोस्तों राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट जी। कौन थे? बाणभट्ट जी थे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए इसके बारे में डिटेल क्या बताया गया है। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की जिसमें हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी मिलती है। ठीक है, किनके शासनकाल की? हर्षवर्धन जी के शासनकाल की जानकारी मिलती है। किसमें दोस्तों? हर्षचरित नामक पुस्तक में, जिसके लेखक कौन है, कवि कौन है? बाणभट्ट जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो चीनी यात्री हेन सांग था किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, और हेन सांग कौन था दोस्तों? चीनी यात्री था। ठीक है, याद रखना चीनी यात्री था, ये चाइना से आया था। कब आया था दोस्तों? तो ये आए थे 629 में। ठीक है, और 645 में चीन वापस लौट गए थे। ठीक है, कब आए थे? 629 ईस्वी में आया था और 645 ईस्वी में वापस लौट गए थे। लगभग 16 साल जो है ये भारत में थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कौन एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन था? वो था आपका हेन सांग। ठीक है, कौन था? हेन सांग था। ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए हेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेन सांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। भारत से बहुत 645 ईस्वी में क्या हुआ? लौट गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? ठीक है, नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा, कौन था? ठीक है, तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में जो है जो छात्र और शिक्षक के रूप में था वो था आपका चीनी यात्री हेन सांग। कौन था? चीनी यात्री हेन सांग था, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये ऐसा चीनी यात्री था जो कि स्टूडेंट तो था ही था वहाँ पे, उसके बाद वहाँ का शिक्षक भी था। ठीक है, दोनों रूपों में वहाँ पे काम किया। कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? ठीक है, बाणभट्ट जो है किस राजा के दरबारी कवि थे, ये यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक या चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। ठीक है, बाणभट्ट जी जो थे हर्षवर्धन जी के कौन थे दोस्तों? दरबारी कवि थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से कौन है? तो यहाँ पे दिया है बराहमिहिर, मोगलन्ना, विशाखदत्त या ब्रह्मगुप्त। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से जो क्या थे दोस्तों? एक थे, वो थे आपके बराहमिहिर, मोगलन्ना, विशाखदत्त या ब्रह्मगुप्त। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बराहमिहिर जी। ठीक है, कौन थे? बराहमिहिर जी थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पूछ रहा है आपसे, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसे जो है भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों समुद्रगुप्त को, ठीक है, किसे, समुद्रगुप्त को जो है भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। भारत का नेपोलियन अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आपको ध्यान रखना है वो हैं आपके समुद्रगुप्त जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ये चंद्रगुप्त प्रथम के क्या थे, पुत्र थे, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के क्या थे दोस्तों, ये पुत्र थे, ठीक है। पुत्र मतलब क्या, बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था दोस्तों, वो था आपका प्रभावती गुप्त, ठीक है। क्या था, प्रभावती गुप्त था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे चंद्रगुप्त द्वितीय और उनकी जो डॉटर थी उनका नाम क्या था, प्रभावती गुप्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है, ठीक है। किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम क्या है, विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य के नाम से किसे बुलाया जाता था, ये यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों विक्रमादित्य जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था, किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम मत टिक करके आ जाइएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उन्हें कहा जाता था विक्रमादित्य, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के महत्वपूर्ण मतलब बहुत ही शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है, ठीक है। सुप्रसिद्ध काव्य, मेघदूत क्या है दोस्तों, काव्य है, क्या है, काव्य है मेघदूत, ठीक है। तो ये किसकी कृति है, मतलब इसकी रचना किन्होंने की, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों कालिदास जी ने, किसने, कालिदास जी ने जो है मेघदूत की रचना की, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। और ये जो कालिदास जी थे ये कौन थे दोस्तों, तो संस्कृत भाषा के महान कवि थे और क्या थे, नाटककार भी थे, ठीक है। संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार कालिदास जी ने जो है मेघदूत का क्या किया था दोस्तों, रचना किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या डिटेल बताया गया है। कालिदास तीसरी चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य में संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का एक प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास कृत क्या है दोस्तों, एक तो एक प्रसिद्ध क्या है, नाटक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर काव्य बोलेगा कि मतलब कालिदास जी की जो रचना मेघदूत है वो क्या है, तो वो क्या है दोस्तों, वो है काव्य, ठीक है। और अभिज्ञान शकुंतलम क्या है दोस्तों, ये है नाटक। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रशस्ति में किस राजवंश के शासक ने अपनी उपलब्धियाँ लिखी, ठीक है। प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियाँ लिखी, ये यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन राजपूत वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश या खिलजी वंश, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त वंश जो है प्रशस्ति में गुप्त वंश के राजवंश के शासकों ने जो है अपनी उपलब्धियां लिखी, ठीक है, गुप्त वंश के। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए इसके बारे में डिटेल क्या बताया गया है कि गुप्त वंश के अंतर्गत शासकों ने प्रशस्ति में अपनी उपलब्धियां लिखवाई थी। प्रशस्ति अपने शासकों की प्रशंसा में कवियों द्वारा रचित शिलालेखों की एक क्या है, भारतीय शैली है, ठीक है। शिलालेखों की एक भारतीय शैली है क्या, प्रशस्ति। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था, ठीक है। क्या बोल रहा है कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक वीणा वादक भी था, अच्छा वीणा वादक, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है वो राजाएं कौन कौन से हैं, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य,
समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ये 4 राजाओं के नाम दे दिए हैं। इनमें से आपको बताना है कि वीणा वादक मतलब कौन वीणा बहुत अच्छा बजा लेता था गुप्त साम्राज्य के शासकों में। ठीक है, तो दोस्तों वो कौन थे? वो हैं आपके समुद्रगुप्त जी। कौन है दोस्तों? समुद्रगुप्त जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। और इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। ये आपको नहीं भूलना है, भारत का नेपोलियन बात किया जाए तो क्या बताना है आपको? समुद्रगुप्त जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। ठीक है, समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का महानतम शासक एवं एक अच्छा वीणा वादक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, गुप्त वंश का महान शासक था और एक अच्छा क्या था दोस्तों? वीणा वादक के रूप में भी जाना जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कई बार पूछता है, तो इसे तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गुप्त साम्राज्य और 4वीं शताब्दी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कौन सा साम्राज्य जो है स्वर्ण युग के अंतर्गत आता है तो आपको पता होना चाहिए गुप्त साम्राज्य। और अगर शताब्दी की बात करें तो क्या बताना है? 4वीं शताब्दी। ठीक है, गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी जो है प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए इसके बारे में भी डिटेल कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, शासन व्यवस्था के स्थापना काल के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से क्या एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है? इसकी स्थापना किस भारतीय शासन ने की थी? ठीक है, किस भारतीय शासन ने जो है इसकी स्थापना की थी? किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की। ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों वो थे आपके कौन? कुमारगुप्त प्रथम जी। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम जी ने जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विद्यालयों में से एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने बिहार राज्य के नालंदा जिले में करवाया था। ठीक है, ये कहाँ है दोस्तों? बिहार राज्य के नालंदा विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना करवाई थी। किन्होंने? कुमारगुप्त ने, जो कि गुप्त वंश के कौन थे? शासक थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो समुद्रगुप्त, जो कि वहाँ का क्या था दोस्तों? मतलब चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। और उसने क्या की, जब उनके पिताजी के बाद उन्होंने क्या किया दोस्तों? गुप्त साम्राज्य का बागडोर संभाल लिया। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर समुद्रगुप्त ने संभाली। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के 4थे शासक थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा कि समुद्रगुप्त जो थे गुप्त राजवंश के कितने नंबर के शासक थे, तो दोस्तों कितने नंबर के थे? 4थे नंबर के शासक थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? ठीक है, हर्षवर्धन जो हैं इनके राज्यसभा कवि कौन थे? ऑप्शन दिया गया है जयदेव, बाणभट्ट, चंद्रवरदा या बिल्हड़। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट जी। हर्षवर्धन के राज्यसभा के कवि कौन थे? बाणभट्ट जी थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास किसके प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधेर युग के रूप में माना जाता है? ठीक है, कौन जो है आए और उनके काल को जो है भारत के अंधेर युग के रूप में जाना जाता है? ये यहाँ पे पूछ रहा है। जब हर्ष जी की क्या हो गई? हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद 7वीं शताब्दी की बात हो रही है। तो कौन आए थे दोस्तों? राजपूत आए। ठीक है, कौन आए? राजपूत आए। कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास
राजपूत प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है। ठीक है, राजपूत लोग आए और इन्होंने शायद काम अच्छा नहीं किया होगा। ठीक है, इसलिए क्या है दोस्तों, भारत के अंधेर युग के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा, अगर राजा ही चौपट रहेगा तो नगरी अंधेर तो होनी ही है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में डिटेल बताया गया है कि हर्षवर्धन के मृत्यु के पश्चात उसका संपूर्ण साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बट गया। ठीक है, जिसमें अधिकांश राज्य के शासक राजपूत जाति के थे। 7वीं से 12वीं सदी भारतीय इतिहास में राजपूत युग के रूप में जानी जाती है। ठीक है, राजपूतों ने किस युग तक जो है शासन किया, ये यहाँ पे बोल रहा है। तो देखिए इन्होंने शासन किया 7वीं से 12वीं सदी तक, 5 साल जो है इन्होंने क्या किया दोस्तों, मतलब 5 युगों तक इनका शासन रहा राजपूतों का। ठीक है, और हुआ क्या कि जैसे ही हर्षवर्धन जी खत्म हो गए तो उनका जो साम्राज्य था उनका क्या हो गया, बंटवारा हो गया। कैसे, छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया। और क्या हुआ कि अधिकांश राज्य के जो शासक थे वो क्या थे, राजपूत जाति नामक चीज़ भी आ गई। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितने युग तक इन्होंने शासन किया, तो 5 युगों तक, 7वीं से 12वीं सदी तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का कौन सी ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो गुप्त साम्राज्य का किस ईस्वी में जो है गुजरात तक विस्तार कर लिया था इन्होंने। ठीक है, तो 390 ईस्वी तक जो है गुजरात तक इन्होंने इसका विस्तार कर लिया था। कहाँ तक, 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था गुप्त साम्राज्य का चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री इत्सिंग किसमें 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था। ठीक है, चीनी यात्री जो है इत्सिंग जो है ये कितने वर्ष तक ठहर कर संस्कृत सीखा था। यहाँ पे दिया है ताम्रलिपि, नालंदा, पाटलिपुत्र, बोध गया। ठीक है, तो दोस्तों ताम्रलिपि में, ठीक है, ताम्रलिपि में जो है 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था। कौन, चीनी यात्री इत्सिंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने किस पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ युद्ध किया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने जो है किस पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ युद्ध किया। तो किस पर दोस्तों, कन्नौज पर। ठीक है, कन्नौज पे जो है अपना अधिकार जमाने के लिए एक दूसरे के साथ क्या किया दोस्तों, युद्ध किया। ठीक है, कन्नौज पर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने किसमें एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 4वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है गुप्तों ने किसमें एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो दोस्तों मगध में। कहाँ, मगध में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, मगध में जो है छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। और इसके संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुप्त वंश की राजधानी था। ठीक है, कौन सा शहर जो है गुप्त वंश की राजधानी था। यहाँ पे दिया गया है पाटलिपुत्र, कौशल, काशी या उज्जैन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के जो है वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वो थे आपके श्रीगुप्त जी। कौन, श्रीगुप्त जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन,
गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ठीक है, गुप्त काल के दौरान जो है चीन का कौन सा ऐसा यात्री था जिसने भारत का भ्रमण किया था? तो दोस्तों फाहियान। कौन था? फाहियान था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ही, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, ऐसी वीडियो मैं रोज़ाना आपके सामने लेके आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।